नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल के खास कार्यक्रम भारत की बात में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और बात करेंगे बिहार की। और लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के 5 उम्मीदवारों की आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पार्टी जो है उसकी तरफ से 5 उम्मीदवार के लिस्ट जो है वो आ चुकी है और इस पर पूरी बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संजय मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको उम्मीदवारों का बयान सुनाते हैं। जब उनका लिस्ट में नाम आया तो उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है। नहीं, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का, तमाम पार्टी के हमारे वरिष्ठ अभिभावकों का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विश्वास जताया। और साथ ही साथ मैं उनको ये भी आश्वस्त करता हूं कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने ये बड़ी जिम्मेदारी देने का काम मुझ पर सौंपा, मैं 100% जो पार्टी ने विश्वास जताया है, मैं पार्टी के विश्वास को कभी डगमगाऊंगा नहीं और पार्टी के साथ मजबूती से हमेशा खड़ा रहूंगा। और आगामी 2-3 दिनों के अंदर ही मां कात्यायनी के धरती खगड़िया में मैं जल्दी जो है वहां पर आकर और लोगों के बीच वापस से जो है रूबरू होऊंगा, लोगों का आशीर्वाद और प्यार पाऊंगा। भागलपुर के बाद खगड़िया जा रहे हैं आप, कहीं चैलेंज तो नहीं होगा? नया घर, नए क्षेत्र में जा रहे हैं। कोई नया घर नहीं है, कोई नया क्षेत्र नहीं है। हम लोग खगड़िया लोकसभा से आज से नहीं, बल्कि हमारा पूरा परिवार भी वहां, हमारे परिवार के बहुत सारे सदस्य रहते हैं और हम लोग खगड़िया पूरे बिहार का दौरा हम लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ करने का काम किया है। तो क्षेत्र कोई हमारा बगल का है ये बात बोल सकते हैं, लेकिन कोई बाहरी है ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है हमारा। रामविलास जी की विरासत भी रही है खगड़िया, वहां से आपको टिकट दिया? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इसलिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि हमारे संस्थापक रहे स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी के गृह जिला से मुझे लड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं उनका दिल के गहराई से जो है धन्यवाद देता हूं। अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने प्रदेश अध्यक्ष जी जो हमारे साथ खड़े हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी ने हम पर फिर से विश्वास जमाया है, मैं उनके विश्वास पर खरी उतरूंगी। वैशाली की जनता को क्या कहेंगे फिर से? वैशाली के जनता तो हमारे जनता मतदाता मालिक है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद हम पर विश्वास जताने के लिए। मैं वहाँ के स्थानीय हूँ, रहने वाली हूँ। मैं फिर से चुनाव जीत के आऊंगी। हमारा सारे सीट 40 के 40 सीट हम लोग बिहार में जीतेंगे। 400 तो पार है ही। हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी जो अगला बार तीसरा बार प्रधानमंत्री उनको बनाना है, हम लोग पूरे पार्टी के लोग मिलके सब एकजुट होके हम लोग काम करेंगे। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, आपने साफ तौर पर 2 प्रत्याशियों के बयान को सुना। जब उनके नाम यहां पर घोषित हुए उसके बाद फिर उन्होंने ये बयान दिया था। लेकिन अगर बात करेंगे सिर्फ यहां पर चिराग पासवान ही नहीं और माले की तरफ से भी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर संजय? देखिए, चिराग पासवान काफी मेहनत कर रहे थे अपने जो है सीटों को लेकर। लगातार जो है चाचा और भतीजे के बीच जो विवाद था वो विवाद अब पूरी तरीके से कहीं ना कहीं दोनों के बीच खत्म हो चुकी है और अब चिराग पासवान चुनावी मैदान में हैं और जल्द ही जो है उन्होंने नामांकन भी करेंगे। ऐसे में जो उनके बहनोई हैं अरुण भारती, उन्होंने अपना नामांकन कर दिया है। लेकिन 5 उम्मीदवारों की नाम जो है जो घोषणाएं हुई है वो आज हुई है। पहले अपने उम्मीदवारों के उन्होंने कहीं ना कहीं नामांकन कराया और उसके बाद जो है कह सकते हैं कि जो है उम्मीदवारों की नाम की घोषणा की है। ऐसे में जो लिस्ट जारी किए गए हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा, उसमें पहले जो है अरुण भारती हैं, दूसरा खगड़िया से जमुई से अरुण भारती और दूसरा जो है खगड़िया से राजेश वर्मा है और समस्तीपुर से संभावी चौधरी और संभावनी चौधरी और हाजीपुर से चिराग पासवान और वैशाली से वीणा देवी। यानी कहीं ना कहीं जो संशय लगाए जा रहे थे कि महबूब अली कैसर को टिकट मिलेगा, लेकिन महबूब अली कैसर की टिकट कट चुकी है और चिराग पासवान ने 2 नए चेहरे को मौका दिया है, जिसमें कह सकते हैं कि 3 जो है वो नए चेहरे हैं और 2 पुराने चेहरे। वीणा देवी जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ थी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ थी, लेकिन अब वो चिराग गुट में आ चुकी। पहले चाचा के गुट में थी और जब पार्टी का
अलग विवाद हुआ और पार्टी दो भागों में बट गई और एक चाचा एक अलग पार्टी तैयार किए जिसमें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बना और दूसरा जो उनके भतीजे की पार्टी बनी चिराग पासवान, वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बना। पूजा आप पीछे तौर पर जाएंगे तब 2020 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में चिराग पासवान जो है अकेले चुनाव मैदान में थे। उस वक्त जो है कहीं ना कहीं बीजेपी उनके साथ नहीं थी और बीजेपी जहां जहां जदयू के उम्मीदवार खड़े थे वहां पर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। जब उनके पिता का निधन हुआ और उसके बाद से ही चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो मिशन था उस पर काम कर रहे थे और युवाओं को लेकर लगातार वो थे, सभाओं को संबोधित करते थे और बिहारी फर्स्ट का मिशन लेकर वो लोगों के बीच काम कर रहे थे और उसका असर जो है इस बार लोकसभा चुनाव में उनको दिखेगा और जो भीड़ उनके सभाओं में दिख रही है कहीं ना कहीं वो बिहारी फर्स्ट का जो मिशन उनके साथ चल रहा था उसका असर है। और चिराग पासवान ने काफी कड़ी मेहनत की जिसके बाद जो है उनकी पार्टी खड़ी हुई है, क्योंकि जब से उनके पिता का निधन हुआ उसके बाद से ही चिराग पासवान काफी टूट चुके थे, कमजोर हो चुके थे, क्योंकि परिवार भी अलग हो चुका था, पार्टी दो भागों में बंट चुकी थी, परिवार के कई सदस्य उनसे अलग हो चुके थे। कह सकते हैं कि उनके चाचा पशुपति पारस भी अलग थे और उनके छोटे भाई प्रिंस पासवान भी अलग थे। कई जो सांसद थे वो तोड़कर अपने पार्टी में शामिल करा लिया था उनके चाचा ने, तो जिसके वजह से चिराग पासवान अकेले ही पूरे मोर्चा को संभाला और उस वक्त से ही लगातार वो लड़ाई लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे और वो संघर्ष का असर अब जाकर दिखा है कि 5 सीटों को लेकर वो जो एरी चोटी कर रहे थे और लगातार प्रधानमंत्री से मिल रहे थे, अमित शाह से मिल रहे थे, जेपी नड्डा से मिल रहे थे और एक तरफ चाचा भी उनके पूरी तरीके से जो है कड़ी मशक्कत कर रहे थे कि हमें हाजीपुर सीट मिले। हाजीपुर सीट को लेकर कड़ी दोनों के बीच काफी तू मैं हुआ और काफी विवाद हुआ था हाजीपुर सीट को लेकर, लेकिन अंततः चिराग पासवान की सफलता हाथ लगी और अब जब 4 जून को जब नतीजे आएंगे उसके बाद चिराग पासवान को सुकून मिलेगा और जो मिशन 400 पार का एनडीए का है उस मिशन पे चिराग पासवान लगातार काम कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे संभावी चौधरी की, जो कह सकते हैं कि संभावी चौधरी वो हैं जो न्यास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष, महावीर मंदिर के न्यास के सचिव किशोर कुणाल की बहू है और ऐसे में अशोक चौधरी की बेटी है जो अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं। एनडीए सरकार में जदयू कोटे से वो उन्हें मंत्री बनाया गया है। तो ऐसे में संभावी चौधरी जो है अभी हाल में ही किशोर कुणाल के बेटे से शादी हुई है उनकी और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीजी की है, पढ़ाई की है, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कह सकते हैं कि उनकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा हुई है। तो संभावी चौधरी पहली बार जो है चुनावी मैदान में है, कभी आज तक उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, राजनीतिक में उनकी पहली कदम है और वो भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से उन्हें टिकट मिला है। चिराग पासवान जो है कुछ नए चेहरे को मौका दिए हैं जिसमें से 2 पुराने चेहरे हैं, वो है चिराग पासवान खुद हैं और वीणा देवी खुद, जो वीणा देवी एक वक्त में चाचा के गुट में थी और लेकिन काफी कुछ दिनों से इनको देखा जा रहा है कि चिराग के हर कार्यक्रम में नजर आ रही थी। महबूब अली कैसर भी लगातार खगड़िया को लेकर लगे हुए थे लेकिन खगड़िया अब उनके हाथ से निकल चुका है, राजेश वर्मा को दिया गया है। राजेश वर्मा अब खगड़िया से चुनाव लड़ेंगे और चुनावी मैदान में होंगे। तो आज इसकी औपचारिक ऐलान हो गई, इसकी घोषणा कर दी गई। जो कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर खगड़िया सीट किसके खाते में जाएगा, खगड़िया सीट चिराग के पास है लेकिन उनके उम्मीदवार कौन होंगे, क्या महबूब अली कैसर को फिर से वो मौका दे सकते हैं। महबूब अली कैसर जो है रामविलास के समय से ही वो जीतते आ रहे हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं वहां से खगड़िया से, लेकिन इस बार उनका टिकट जो है काट दिया गया है, यानी चिराग के खाते में आया जबकि वो चाचा के साथ थे। उस वक्त चिराग के साथ नहीं थे जब बुरे वक्त थे, तो बुरे वक्त में वही नेता उनके साथ थे। अभी अरुण सिन्हा भी नाराज हो चुके हैं, जहानाबाद से वो चाहते थे कि हम चुनाव लड़े, उनके ही पार्टी के नेता हैं, लेकिन अरुण सिन्हा अब जहानाबाद से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उनके पार्टी से एक नेता अलग हो चुके हैं। रेणु कुशवाहा भी माफ कीजिएगा, रेणु देवी भी नाराज चल रही है। कहा जा रहा था कि रेणु देवी को भी मौका मिलेगा लेकिन रेणु देवी को भी मौका नहीं दिया गया, जो उनके पार्टी के पुराने नेता हैं, जब बुरे वक्त में साथ थे। तो ये 2 लोगों का टिकट कटा है, एक अरुण सिन्हा और दूसरा रेणु देवी। तो पूजा कह सकते हैं कि इसके वजह से जब बुरे वक्त में ये 2 नेताओं उनके साथ थे, उस घड़ी खड़ी थे दुख के घड़ी में, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं 3 लोगों को
नए चेहरे को मौका दिया है और सभी युवा हैं, अरुण भारती भी, राजेश वर्मा भी और संभावी चौधरी भी। तो ये तीन, और चिराग पासवान खुद युवा हैं। वीणा देवी भले पुरानी है, राजनीति की माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन ये तीन चार चेहरे जो हैं वो युवा हैं, और युवा को अगर मौका दिया जाता है तो खास तौर पर चिराग पासवान ने जो मिशन बिहार में रखा था, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उस मिशन पे वो कामयाब भी होंगे। और जो जिस तरीके से उनकी सभाएं दिख रही है, भीड़ दिख रहा है, तो इससे लगता है कि एनडीए चेहरे हैं और एनडीए के साथ हैं, तो उनका वोट बैंक जो है बीजेपी को तो जो बीजेपी के वोट हैं वो तो मिलेंगे ही, साथ में चिराग पासवान का अपना कैडर वोट है वो मिलेगा, पासवान जाति का। और खास तौर पर संभावी चौधरी भी है जो पासी समाज से आती हैं, उनका भी वोट उनको मिल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा जातीय समीकरण है, और जातीय आधारित जो गणना हुआ बिहार में, उसका उसी आधार पर लोगों को टिकट भी दिया जा रहा है, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, जदयू हो, सभी उसी आधार पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर रही है। पूजा, बिल्कुल सवाल उठता है कि आज एक ट्विटर पे पोस्ट भी देखने को मिला। ज़रूर हम यहाँ पर उम्मीदवारों की बात कर रहे थे, लेकिन ये भी ज़रूर चर्चा करनी ज़रूरी है। जो सवाल उठ रहे थे, जो लगातार कयासों का बाजार गर्म था कि पशुपति पारस जो है वो इंडिया ब्लॉक का यहाँ पर समर्थन कर सकते हैं, लेकिन आज उन्होंने अपने ट्विटर पोस्ट के जरिए सारी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया और उन्होंने कहा है कि एनडीए जो है वो एक बार फिर से सरकार बनाएगी, तीसरी बार हैट्रिक लगाएगी और बहुमत के साथ यहाँ पर मोदी जी जो है वो एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। संजय, देखिए, पशुपति पारस को कई बार ऑप्शन नहीं मिल पाया। वो चाहते थे कि इंडिया गठबंधन से हमें सीट मिले, निर्दलीय अगर जाते तो वो उनके सीट नहीं आते। तो ये सब बहुत सारा मायने रखता है कि आखिर पशुपति पारस के मन में बहुत सारे चीज चल रहे थे। वो भले केंद्रीय मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा जरूर दिया, लेकिन एनडीए से अलग होने की बात कभी उन्होंने नहीं कहा। वो हमेशा वो जरूर कहते रहे कि हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं, लेकिन उन्होंने डीपी बदल दिया था अपना ट्विटर एक्स हैंडल पर कि हम मोदी के परिवार हैं, या वो वाला जो एक्स पोस्ट है वो उन्होंने तस्वीरें बदली। उसके बाद ये नाराजगी दिख रही थी, लेकिन नाराजगी उनकी कोई काम नहीं आई। वो बैकफुट पर आ गए और नरेंद्र मोदी के साथ अब खड़े होकर नजर आ रहे हैं, और एनडीए के 400 पार के मिशन के साथ पशुपति पारस भी अब साथ नजर आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। तो ये मुलाकात कई मायने में देखा जा सकता है कि कोई आने वाले जो राजनीतिक स्थिति है, बिहार में विधानसभा का भी चुनाव है, और ऐसे में या उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है, या फिर से राज्यसभा से उन्हें केंद्रीय मंत्री में शामिल किया जा सकता है। तो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। वही बहुत सारी बातें हुई होगी प्रधानमंत्री के साथ, ये सूत्र हमारे बता रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो बैकफुट पर आ गए। जो नाराजगी उन्होंने दिखाई, वो नाराजगी उनकी काम नहीं आई। ना ही उन्हें इंडिया गठबंधन ने एक्सेप्ट किया, और ना ही वो बिहार के महागठबंधन के साथ शामिल हो पाए, क्योंकि महागठबंधन की सीट शेयरिंग होने के बाद ही आज वो क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। कल ही जो है बिहार में महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हुआ, किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी ये तय हुआ, और कौन कौन उम्मीदवार होंगे ये आज सीपीआई माले ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब पशुपति पारस को लगने लगा था बिहार में कि अब हम कहीं नहीं हैं। अगर हम बीजेपी के साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर हमारा जनाधार, हमारा वोट बैंक तो खत्म हो जाएगा और हमारी पार्टी भी खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं पशुपति पारस ने बैकफुट पर ही आना उचित समझा, और फिर आज वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। और बैकफुट पर नजर आने के पीछे की वजह यही है। पूजा जी, जी हाँ संजय, जिस तरीके से आपने बताया कि पशुपति पारस जो है वो बैकफुट पर आखिर क्यों आए हैं, और यहाँ पर माले की अगर बात करेंगे तो माले ने भी अपना उम्मीदवारों का लिस्ट जो है वो जारी कर दिया। उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जो सीटें मिली है माले के, उसमें से कुछ सीटें जो है माले ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। संदीप सौरभ का भी नाम उसमें है। कई नामों की जिक्र उन्होंने की है। हम वो तस्वीर के जरिए आपको दिखाने की भी कोशिश करेंगे। शिव प्रकाश रंजन को उम्मीदवार बनाया गया है, संदीप सौरभ को, और राजा राम सिंह और सुदामा प्रसाद भी विधायक हैं, और संदीप सौरभ भी विधायक हैं। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं सुदामा प्रसाद को कारा काट दिया गया है, रामा सिंह को नालंदा और संदीप सौरभ को कोडरमा से, विनोद सिंह को
प्रत्याशी बनाया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाकपा माले ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है और ये जो है कहीं ना कहीं तीनों 4 उम्मीदवार अपने घोषणा कर दी है। तो ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब जैसे जैसे पहले फेज के चुनाव होंगे 19 अप्रैल को, उसके बाद दूसरे फेज के होंगे, उसी तरीके से सभी अपने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करना शुरू कर दिए हैं। लोजपा रामविलास ने भी अपनी 5 उम्मीदवारों के नाम के पूरी तरीके से घोषणा कर दी है। पूजा, तो ये बिहार का अभी तक का जो अपडेट है वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जी संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। और जिस तरीके से चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, साथ ही साथ माले ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान यहां पर करते हुए सभी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया। और जिस तरीके से पशुपति पारस ने आज अपने ट्विटर एक्स पर सारी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया है कि वो इंडिया ब्लॉक के साथ शामिल नहीं होंगे, उनको जाकर के समर्थन नहीं देंगे और वो पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि एनडीए के साथ यहाँ पर रहेंगे और जो भी उनके तरफ से निर्णय लिया गया है उसका पूरा तरीके से समर्थन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे 31 मार्च को महारैली की। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के बाद इंडिया गठबंधन की पहली रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 मार्च को आयोजित होने जा रही है। रैली के लिए दिल्ली पुलिस से मंजूरी भी मिल चुकी है। आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित इस रैली में कांग्रेस, सपा, जेएमएम, टीएमसी समेत कई अन्य दल के बड़े नेता शामिल रहेंगे। अगर बात करेंगे इस पूरे रैली की थीम की, तो यहाँ पर तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ नारे के साथ विपक्षी दल रैली के जरिए विपक्ष के नेताओं पर हो रही राजनीतिक कार्रवाई और इलेक्टोरल बॉन्ड समेत कई अन्य मुद्दे उठाएंगे। आपके दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने बताया है कि रामलीला मैदान में रैली के लिए हमें मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इंडिया गठबंधन के सभी दलों के नेता का हम यहाँ पर उन्हें समर्थन मिल रहा है। इसी को देखते हुए 31 मार्च को रैली का आयोजन किया गया है। आपको सबसे पहले हम तमाम नेताओं का बयान सुनाते हैं और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री का भी बयान आपको सुनाते हैं इस रैली को लेकर के, जहां एक तरफ विपक्षी पूरी तरीके से हमलावर नजर आई है तो केंद्रीय मंत्री ने भी इंडिया गठबंधन की इस रैली पर सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, कौन कौन से नेता आएंगे? देखिए, पूरे देश से इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख घटक दल हैं, उन सभी पार्टियों के प्रमुख लीडर कल इंडिया गठबंधन की तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ ये जो रैली रामलीला मैदान में होने जा रही है उसमें वो लोग पहुंच रहे हैं। पूरे दिल्ली से अलग अलग हिस्सों से लोग इस रैली में शामिल होने के लिए कल 10 बजे रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं और सभी लोग मिलकर के जिस तरह से इस देश के अंदर लगातार विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, लगातार एजेंसियों के द्वारा उनको जो है टारगेट किया जा रहा है और जिस तरह से ये तो हद ही हो गई है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आज केवल किसी के आरोपों के आधार पर उठा करके जेल में डाल दिया गया। जिसके आरोप के आधार पर जेल में डाला गया उसको बेल दे दी गई और वो भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ रुपए का जो है चंदा दे देता है। तो ये जो पूरा खेल चल रहा है इसके खिलाफ कल इस रामलीला मैदान से पूरा देश भर से इंडिया गठबंधन के लीडर आ रहे हैं। दिल्ली के लोग मिल करके अपनी आवाज बुलंद करेंगे। आपकी रैली को लेकर नहीं, जी हम लोगों के मालिक तो जनता है। अल्टीमेटली कोई कोर्स ऑफ एक्शन, कोई हाथापाई तो करने वाली बात है नहीं, लेकिन जनता ही मालिक है। मतदान में इनको चोट करे, यही हम लोग चाहते हैं। ये एक ऐतिहासिक रैली है, महारैली है और इसका जो मकसद है वो है तानाशाह हटाओ और लोकतंत्र बचाओ। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने इसी मैदान से आम आदमी पार्टी की शुरुआत करी थी, जिसने एक देश को नया डेवलपमेंट का मॉडल दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने जो सेहत, शिक्षा और रोजगार के ऊपर आधारित था। कल सारे रिकॉर्ड पिछले टूट जाएंगे। कल इतनी बड़ी रैली होगी कि उसके बाद जो तानाशाह है, तानाशाही खत्म होगी और लोकतंत्र की बहाली होगी। और पंजाब में तो बहुत ज्यादा जोश है लोगों में। आपको जानते हैं कि पंजाब के लोग क्रांतिकारी लोग हैं और जब भी कभी आजादी की बात होती है
चाहे वो पॉलिटिकल आजादी हो, अभी जो बात है वो भ्रष्टाचार से आजादी की और तानाशाही से आजादी की है। पहले भी इमरजेंसी में भी सबसे बड़ा योगदान पंजाब का था, आजादी में भी था, और इस लहर में भी जो जिसको मैं केजरीवाल मूवमेंट कहता हूं, ये केजरीवाल मूवमेंट देश का इतिहास बदल देगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये रैली व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है, अलग अलग मुद्दों पे रैली है। सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। अरविंद केजरीवाल जी अपने लिए थोड़ी ना जेल गए हैं, अपने लिए थोड़ी ना लड़ रहे हैं, वो देश के यूथ के लिए लड़ रहे हैं, देश के किसान के लिए लड़ रहे हैं। वो किस लिए लड़ रहे हैं कि देश का किसान मजदूर दिल्ली में इंटर नहीं कर सकता। यहाँ जो बेटियां यहाँ पे आके मतलब जिनका शोषण हुआ है और रूलिंग पार्टी का एमपी ने किया है, उनको यहाँ घसीटा जाता है। तो इन सब मुद्दों को लेके जो लोगों के हकों के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने परिवार के लिए नहीं लड़ रहे, वो पूरे 140 करोड़ लोगों के लड़ रहे हैं। वो सही है। मतलब इस जो अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो व्यक्ति कहाँ पे, वो व्यक्ति है ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है, वो सोच के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि अलग अलग मुद्दे, जैसे कांग्रेस पार्टी को जो नोटिस मिले, इनकम टैक्स नोटिस है, या जो अलग अलग मुद्दे हैं। देखो, कांग्रेस को भी नोटिस मिले हैं, हमारे लोगों को भी है, जो अपोजिशन वाले हैं सबको मिले हैं नोटिस। सवाल जो $1 मिलियन क्वेश्चन है, सवाल ये है कि जिसने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जिसने भ्रष्टाचार के पैसे लाए हैं, उनको नोटिस कब मिलेगा? पैसे तो बीजेपी ने लिए हैं, रिकॉर्ड पे आ गया। जो मिस्टर रेड्डी है, शरद चंद्र रेड्डी है, तो उसको नोटिस कब जाएगा? उसने पैसे दिए नड्डा जी को, बीजेपी को, तो बीजेपी वालों को नोटिस कब जाएगा? देयर इज ओनली वन क्वेश्चन। सब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं। पंजाब के सभी मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता भी कल यहाँ मौजूद हैं। हाँ, सब मौजूद रहेंगे जी। हमारे मुख्यमंत्री हमें लीड करेंगे, वो भी होंगे, और बाकी सारे बहुत सारे मुख्यमंत्री और पार्टियों के प्रमुख, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस के राहुल गांधी जी, इसी तरह जो अपने तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी, और साउथ वाले लीडर सारे, लेफ्ट वाले सारे लीडर्स, चंपाई सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे मुख्यमंत्री, और जो नेशनल पार्टीज हैं, लेफ्ट के सारे लीडर, डी राजा जी, सीताराम येचुरी जी, सारे लीडर आएंगे जी। पूरे जो इंडिया अलायंस है, कल एक नई शुरुआत होगी जी, नई शुरुआत होगी जिसमें तानाशाही खत्म होगी। बीजेपी हर रोज नीचे जाएगी जितनी देर ट्रायल चलेगा। ये हिस्टोरिक ट्रायल है जो ये अरविंद केजरीवाल की ट्रायल कर रहे हैं। एक ट्रायल पहले हुई थी, आजादी की मूवमेंट में हुई थी। एक दूसरा मुद्दा है सर, कैलाश गहलोत को भी ईडी का नोटिस मिला है जी। आज उन्हें बुलाया गया, ईडी ने समन किया। कैसे? कैलाश गहलोत को भी मिला है, हमारे बहुत सारे एमएलए को भी, गोवा में भी मिल रहा है नोटिस, जो मिल रहा है गुजरात में भी मिल रहा है। हमारे लीडर को तो मिल रहा है। हम कह रहे हैं हमारे लीडर को दे दो नोटिस आप। लेकिन सवाल एक ही है, जेपी नड्डा जी जिन्होंने रिश्वत के पैसे लिए हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार के पैसे लिए हैं, उनको नोटिस कब देगी ईडी? अगर ईडी निष्पक्ष है तो, अगर ईडी एक इलेक्शन डिपार्टमेंट है या एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है बीजेपी का, तो बात अलग है, तो मान ले फिर वो। एक जो करप्शन या भ्रष्टाचार का सवाल उठाया और कल की रैली की बात की, बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये रैली कहाँ हो रही है। ये रैली वहीं हो रही है जहां पे मुझे लगता है आज से कोई 12-13 वर्ष पहले रामलीला ग्राउंड में अन्ना हजारे जी ने एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन में श्री अरविंद केजरीवाल जी भी भाग ले रहे थे। उस समय वो कहते थे कि वो तो सोशल एक्टिविस्ट हैं और वो कभी राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। तो उसकी तो बात छोड़िए, पहले ये आंदोलन किसके खिलाफ था? उस समय सत्ता में कौन सा राजनीतिक दल था? जहां तक आपको भी सबको जानकारी है, कांग्रेस पार्टी का राज था। और उस समय जो भ्रष्टाचार की परिभाषा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको याद होगा 2G, CWG, कोल स्कैम, ऐसे कई बड़े बड़े स्कैम्स की बातें चल रही थी। और ये क्या चाह रहे थे ये लोग कि ये भ्रष्टाचार से और भ्रष्टाचारियों से मुक्ति मिले। अच्छा, यही केजरीवाल जी जो उस समय सोशल एक्टिविस्ट कहलाते थे अपने आप को, उन्होंने कहा, और वो अन्ना हजारे जी के साथ बैठे थे वहां पे आंदोलन के दौरान, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हम कभी राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे, हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे। राजनीति में भी आए, उन्होंने राजनीतिक दल भी बनाया, आम आदमी पार्टी, और उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के बजाय जो जिनके खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए थे उनसे हाथ नहीं मिलाया, गले मिल गए। और कल जो ये अलायंस है जिसको आपने इंडी अलायंस बोला, मेरे कुछ जब हम लोग अपने आप में बात करते हैं, हम इनको किसी और रूप में डिस्क्राइब करते हैं।
ये लोग कौन है? ये वही लोग हैं जो केजरीवाल जी जिनके खिलाफ लड़ रहे थे। अब ये क्या सम्मेलन होगा वहां पे कि केजरीवाल जी जो इस समय ईडी की कस्टडी में है उनको छोड़ा जाए? तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं और आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स से पूछना चाह रहा हूं, ये वाकई में लोग खुश हैं कि केजरीवाल जी कस्टडी में है? और वही केजरीवाल जी जिन्होंने इनके खिलाफ आंदोलन चलाया था कि ये सीरियसली उनको चढ़ाना चाह रहे? देखिए, मुद्दा क्या है इस समय? मुद्दा ये है कि दिल्ली में वही केजरीवाल जी जो जब अन्ना हजारे जी के साथ बैठते थे कहते थे कि हम तो शराब के बिल्कुल खिलाफ हैं। ठीक है, सिर्फ ये शराब के पक्ष में नहीं हो गए, इन्होंने इतना बड़ा एक शराब का घोटाला किया दिल्ली में जिसमें बाई वन गेट वन फ्री, वो भी नहीं, बाई वन गेट वन फ्री का क्या मतलब था? जो एजेंट्स थे उनके कमीशन 4% से 12% हो गई और बहुत सारा पैसा करप्शन में डाइवर्ट हो गया। कहां गया? अभी जो हम लोग सुन रहे हैं, गोवा के चुनाव में गया, इधर गया, उधर गया। अब ये इनकी पोजीशन देखिए, भ्रष्टाचार के ये खिलाफ थे और खुद भ्रष्टाचार में पड़ गए, शराब के ये खिलाफ थे और खूब इन्होंने शराब का घोटाला किया। अब ये इस समय क्या प्रॉब्लम है? ये कस्टडी में क्यों है? क्योंकि नवंबर 2023 से लेके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 9 बार इनको समन्स भेजे और समन्स भेजे, उसमें सिर्फ एक ही काम करना था, आप अपीयर हो जाते, उनसे बातचीत कर लेते, अगर आप कहते हैं आप निर्दोष हैं तो आप अपनी सफाई दे देते, पर ये समन्स को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे थे। 9th अटेम्प्ट में कुछ दिन पहले ईडी के जो फंक्शनरीज हैं वो इनके घर गए और तब इनको कस्टडी में लिया गया। आज क्या इश्यू है? इश्यू ये है कि वो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ कोई आरोप नहीं है, कोई पैसा नहीं मिला। अरे भाई साहब, इतना बड़ा घोटाला करने के बाद पैसा कोई अपने घर में थोड़ा रखता है? वो तो ट्रेल है, लोगों ने बताया इन्होंने पैसे के साथ क्या किया, कहां डाइवर्ट किया, पर वो तो सारे जांच से पता होगा। और अभी वो कस्टडी में लिए गए हैं और मैं समझता हूं कि ये एक गलत नैरेटिव को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये ऐसा बना रहे हैं कि जैसे सरकार की तरफ से कोई गलती हुई। भाई साहब, कोई भी आदमी, व्यक्ति, चाहे वो प्राइवेट सिटीजन हो, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, अगर किसी किस्म की गलती हुई है तो गलती करेक्ट भी हो सकती है, पर आपको उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और करप्शन से इम्यूनिटी किसी एक इंडिविजुअल को और किसी सोसाइटी में किसी सेगमेंट को नहीं मिलती। अब ये कह रहे जी सरकार जो है वो सख्ती कर रही है और ये डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी खतरे में। कौन कह रहा है ये? इनसे पूछिए। भारत के इतिहास में 1947 जब हमने एक आजाद देश का रूप लिया, उस समय डेमोक्रेसी को खतरा सिर्फ एक समय आया था। कब? जब कांग्रेस की सरकार ने जून 1975 में सिविल लिबर्टीज को खत्म करके इमरजेंसी लगा दी। और ये है क्या, सिर्फ इमरजेंसी नहीं लगाए, वो धारा 356 कई बार यूज कर चुके हैं। उनके एक तो प्रधानमंत्री थी, शायद 50 बार उन्होंने इस्तेमाल किया। भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी की सिविल लिबर्टी नहीं रोकी, कभी किसी को कोर्ट में जाने से मना नहीं किया, कभी किसी का अधिकार नहीं छुना और एक बार भी धारा 356 हमने इस्तेमाल नहीं की। तो आप लोगों ने साफ तौर पर सुना, जहां इंडिया गठबंधन के तमाम नेता कहते हुए नजर आए कि इस बार हम कई मुद्दों को लेकर के आने वाले हैं और खास तौर पर जिस तरीके से राजनीतिक कार्रवाई की जा रही है तमाम विपक्षी नेताओं के ऊपर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल हो या फिर हेमंत सोरेन हो, लगातार इस तरीके की कार्रवाई जो है वो अलग अलग एजेंसियों के द्वारा उनके नेताओं पर कराया जा रहा है। तब इसको लेकर के कहा जा सकता है, अगर हम लोग झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड से यहाँ पर कल्पना सोरेन के साथ चंपाई सोरेन जो है वो भी मंच पर रहेंगे। और अगर हम लोग दूसरी ओर बात करेंगे बिहार की, तो बिहार की तरफ से भी यहाँ पर तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे और खुद दिल्ली से तमाम आपके नेता जो है वो वहां पर मौजूद रहेंगे, सपा के तमाम जो नेता हैं वो वहां पर रहेंगे। तो ये सारी तस्वीर हम लोगों को देखने को मिल रही है। टीएमसी के भी नेता जो है वो वहां पर रैली में शिरकत करेंगे और एक हुंकार जो है वो यहाँ पर भरने का काम करेंगे और लोकसभा चुनाव के
के बाद ये सारी तस्वीर आ रही है। हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम सीधे उनका रुख करेंगे। सत्येंद्र, इस रैली को लेकर के क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास आ रही है? सत्येंद्र। देखिए, दिल्ली में जैसे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई पूजा जी, उसके बाद से लगातार जो इंडिया गठबंधन में तमाम जो घटक दल हैं वो और सक्रिय होते इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये खलबली मच चुकी है कि ईडी और सीबीआई की तमाम जो संस्थाएं हैं वो विपक्ष के नेता को ही आखिर क्यों टारगेट कर रही हैं। और इसी वजह से जो देखा जा रहा है पूजा जी, तमाम जो इंडिया समर्थित तमाम जो दल हैं वो आज कहीं ना कहीं एकजुट और इसलिए हो रहे हैं कि कम से कम इस तरीके की जो कार्रवाई हो रही है सत्ता पक्ष के लोगों पर क्यों नहीं हो रही है। और इसको मुद्दा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जल्द ही आम लोकसभा चुनाव है। आम जनता पर भी इसमें कहीं ना कहीं सिंपैथी लेने के चक्कर से अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता व पदाधिकारी जो है कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को भी भुना सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ वहां पर है। हालांकि जिस तरीके से राज्य में है तो केंद्र में भी जिस तरीके से तमाम जो दल हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें पाएं। वहीं भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है। ऐसे में इन सभी के लिए एक चुनौती ये है और इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए कि आज ये हकीकत है कि दिल्ली में कल जो है एक मेगा रैली रहेगी और इसमें कई इंडिया समर्थित दल रहेंगे। इसके साथ में अगर हम बात करें तो इस रैली में जो है जेएमएम शिरकत करेगी और तेजस्वी यादव होंगे, इस रैली में शामिल होंगे। साथ ही साथ इस रैली में और भी लोग जो है शामिल होंगे। ये जो रैली होगी रामलीला के मैदान में होगी दिल्ली में और 31 मार्च को इस मेगा रैली को देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं चुनाव को भी साधने की कोशिश है। साथ ही साथ विपक्ष के जो तमाम जो नेता है आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है इसके बाद से तमाम सक्रिय हैं। तो ये चुनावी एजेंडा भी माना जा सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के बाद से इंडिया गठबंधन की पहली रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में यानी कि कल 31 मार्च को होनी है और यहीं से जो है रैली के लिए पुलिस ने यहां से मंजूरी भी दे दी है। आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित इस रैली में कांग्रेस, सपा, जेएमएम, टीएमसी, शिवसेना के साथ समेत कई अन्य दल भी यहाँ पर साथ में रहेंगे और बड़े नेता उन दलों के शामिल होंगे। और तमाम विपक्षी नेताओं का कहना है कि तानाशाही हटाओ और लोकतंत्र बचाओ, इन तमाम नारों के साथ कल दिल्ली में एक मेगा रैली देखी जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसका फर्क तो देखने को मिलेगा ही। इसी के साथ जो है विपक्षी दल रैली के जरिए विपक्ष के नेताओं पर भी जो कहीं ना कहीं जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के भी अपनी बातें रखी जाएंगी। और ये तमाम मुद्दे ये तब प्रभावी हैं जब हमारे देश के में जो है आम चुनाव होने वाले हैं और इसी आम चुनाव के जरिए तमाम ये चीजें देखी जा रही हैं। और इसके साथ ही जो है आपके जो दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने बताया है कि रामलीला मैदान में रैली के लिए हमें मंजूरी मिली है। मतलब मंजूरी जो मिली है उसको लेकर के अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इंडिया गठबंधन के सभी दलों के नेताओं ने ये समर्थन दिया है और उसी को देख क्या आपकी आवाज़ हमारे दर्शकों को नहीं मिल पा रही है? फिर से आप जुड़ने का प्रयास करें। और जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे यहाँ पर रामलीला मैदान की, तो यहाँ पर रामलीला मैदान में आपकी ओर से ये पूरा कार्यक्रम रखा जा रहा है और एक महा रैली जो है वो चुनाव से पहले देखने को मिल रही है। हम एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दें कि यह पूरा रैली जो है वो इस पूरे मुद्दे को लेकर के रखा गया है, जो कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आपने यहाँ पर ये पूरी रैली को आयोजित किया है और इंडिया गठबंधन की ओर से सभी दल के नेता जो है वो यहाँ पर आएंगे। जी सत्येंद्र, आपकी आवाज़ अगर हमें हमारी आवाज़ मिल रही है तो हम आपसे जानना चाहेंगे, इस पूरे रैली का थीम ही है तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ। ये नारे के साथ विपक्षी दल रैली में पूरे तरीके से अपना जोश भरने का यहाँ पर काम करेंगे और ये पहली रैली होगी इंडिया ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव से पहले। सत्येंद्र।
सत्येंद्र, आपकी आवाज़ हमें नहीं मिल पा रही है, फिर हम चाहेंगे कि आप कोशिश करें जुड़ने की। तब तक हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर कई सारी चीज़ें जो है वो इस रैली को लेकर के है। और एक बार फिर से हम हमारे दर्शकों को बता दें कि इस रैली में आपके ये रैली जो है वो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी की ओर से आयोजित की जा रही है। इस रैली में कांग्रेस, सपा, जेएमएम, टीएमसी, शिवसेना और साथ ही साथ कई अन्य दल के बड़े नेता जो है वो शामिल होने जा रहे हैं। और इस रैली का थीम ही है तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ। हम चाहेंगे एक बार फिर से सत्येंद्र से जुड़ने की और उनसे बातचीत करने की। सत्येंद्र, हमारा सवाल रहेगा, तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ का नारा जो है वो तमाम विपक्षी दल इस रैली के माध्यम से देते हुए नजर आ रहे हैं। सत्येंद्र, तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ नारे के साथ विपक्षी दल रैली के जरिए विपक्ष के नेताओं पर हो रही राजनीतिक कार्रवाई, इलेक्टोरल बॉन्ड समेत कई अन्य मुद्दे को लेकर के हुंकार भरने जा रहे हैं। आपके दिल्ली के जो प्रदेश संयोजक है उन्होंने साफ तौर पर यहां पर बताया है, गोपाल राय ने बताया है कि रामलीला मैदान में रैली जो है वो उसे मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इंडिया गठबंधन के सभी दल के नेता का हमें समर्थन मिला है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उसको देखते हुए यहाँ पर 31 मार्च को रैली होने जा रही है, यानी कि कल का दिन रामलीला मैदान में काफ़ी बड़ा होने वाला है। और रामलीला मैदान जो है उसका इतिहास भी पुराना रहा है। आपके ही अगर हम बात करेंगे जो अरविंद केजरीवाल है, उनकी एक अहम भूमिका हम लोगों को देखने को मिली थी अन्ना हजारे के आंदोलन में। और अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले थे अरविंद केजरीवाल। और जिस तरीके से अगर केंद्रीय मंत्री की बात करेंगे तो उन्होंने भी कई सारी बातें रखी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आपके जो अरविंद केजरीवाल हैं, यानी कि मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमारी पार्टी जो है वो यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ेगी, जो अन्ना हजारे के द्वारा कहा गया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर चुनाव भी लड़ा और यहाँ पर सरकार भी बनी। तो हम एक बार फिर से अपने सहयोगी सत्येंद्र से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो हमारे सहयोगी सत्येंद्र से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है टेक्निकल इशू के वजह से। और हम लोग सीधे यहाँ पर आपको बता दें कि आपके अब एक बड़ी रैली जो है वो रामलीला मैदान में 31 मार्च को होने जा रही है। और सभी की निगाहें वहाँ पर टिकी रहेगी कि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ अन्य राज्यों से जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं वो जब वहाँ शिरकत करेंगे तो किस तरीके से वो बीजेपी के खिलाफ में हुंकार भरते हैं। और ये रामलीला मैदान की सबसे यहाँ पर बड़ी रैली इंडिया गठबंधन की ओर से की जा रही है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम भारत की बात में हमारे साथ इतना ही। फिर हम सोमवार को ठीक 8 बजे भारत की बात में लौटेंगे। और ये पूरा कार्यक्रम जो है आपको बता दें कि ये कार्यक्रम सोमवार से शनिवार ठीक 8 बजे आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर्पल। नमस्कार।